ओके जी, तो लास्ट लेक्चर्स में जो आज से पहले हमने जितना पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं। दैन उसके बाद हमने उसके ऊपर वेरिएबल्स को कैसे लिखना सीखा, और दैन उसके बाद हमने एरेज का इस्तेमाल देखा कि कैसे हम एरेज को एक मैटलैब के अंदर नेक्स्ट एरे से यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने जो है उसकी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की और फिर हमने देखा कि प्लॉटिंग ग्राफ वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। ये तो हमारा एक बेसिक नॉलेज हमारा कंप्लीट हो गया मैटलैब का। लेकिन अब हम चलते हैं, अगर हम थोड़ा सा सिस्टम को मज़ीद इन्हांस करें, जो अपने इर्द गिर्द की जो हम ऑपरेशंस वगैरह करते हैं अगर उसको देखें तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग का हमें क्या नई चीज़ें नज़र आती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ज़्यादातर अब आजकल हम जो है ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि हम के SBI मोबाइल की मैंने ऐप ओपन की है, तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही हम मोबाइल इंटरफेस ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। अगर आप BOP या दूसरे बैंक के वगैरह के जो है यूज़ कर रहे हैं ऐप्स, तो उसका भी इंटरफेस ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है जिसमें हर एक में लॉगिन एंड पासवर्ड चाहिए होता है। तो व्हेनेवर वी पुट लॉगिन एंड पासवर्ड, तो बैकएंड पे जो है ये HBL की जो ऐप है, जो प्रोग्राम है, वो इस चीज़ को चेक करता है कि क्या हमारा लॉगिन हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। इफ़ यस, तो फिर क्या जो हमारा पासवर्ड है उस लॉगिन के साथ मैच कर रहा है या नहीं। देन उसके बाद वो हमें अलाउ करता है कि वो आप उसकी ऐप के अंदर मज़ीद जो सिस्टम है उसको असेस कर सकें। अगर ऐसा ना हो कि आपका लॉगिन में कोई गलती हो गई है या पासवर्ड में गलती हो गई है, तो आप जो है वो आपको वो एरर दे देता है। आफ्टर दैट जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ जाता है। उसके अंदर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह बताए होते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर डिफरेंट जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है सेंड मनी के, अगर हमने पैसे वगैरह को ट्रांसफ़र करना है वो है, बिल पेमेंट्स है, मोबाइल रिचार्ज है। अगेन अब ये इंटरफेस जब ओपन हो गया है तो हम इसमें से अगर किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसके पहले मुझे उसको बेनिफिशरी को ऐड करना पड़ेगा जिसको मैंने पैसे भेजने हैं। तो इसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ जो है ऑप्शन उसमें आते हैं कि आपने बैंक सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर लिखना है, कोई आपने उसका निक नेम रखना है तो वो रख लें, उसका ईमेल एड्रेस लिख लें, मोबाइल डाटा और मोबाइल नंबर उसका इनपुट कर दें। यहाँ पर दो चीज़ें जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, दिस इज़ बैंक टाइप और अकाउंट नंबर। अगेन यहाँ पर हम पहले बैंक की टाइप लिखते हैं और फिर उसका अकाउंट नंबर लिखते हैं। तो जो ऐप है बैक एंड पे वो डिसाइड कर रही होती है, अच्छा ये बैंक मैच कर रहा है, ओके जी फलाना कोई भी HBL का बैंक है या BOP का बैंक है। और फिर जो हम उसके अंदर अकाउंट नंबर लिखते हैं तो देखते हैं क्या उस बैंक में ये वाला अकाउंट नंबर है मौजूद, तो पीछे डाटा मौजूद होता है सर्वर के अंदर, इसमें तमाम बैंक्स का जो हमारे अकाउंट नंबर्स और ये डिटेल्स मौजूद होती हैं उधर वो सर्च करता है, चेक करता है, और अगर येस होता है तो फिर वो हम उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो फिर हमें वो डिटेल बताता है कि भाई आपने बैंक अकाउंट ये सिलेक्ट किया है, ये अकाउंट टाइटल है। हालांकि हमने तो अकाउंट नंबर लिखा था, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे ब्लर किया हुआ ताकि डिटेल्स ना आए, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें लिखी आ रही हैं। तो फिर आपको बताता है कि जो अकाउंट नंबर आपने लिखा है उसका टाइटल क्या है, कि जिस बंदे को आप पैसे भेजना जा रहे हैं क्या यही है। एंड आफ्टर दैट वो हमसे कहता है कि जी आप इधर 1 टाइम पासवर्ड लिखें जो कि आपको OTP भेजी गई है। जब वो हम OTP इधर पुट करते हैं तो चेक करते हैं हाँ जी जो मैंने सिस्टम से OTP भेजी है, जो पासवर्ड भेजा है और जो ये बंदा पुट कर है क्या दोनों सेम हैं, तो उसके बाद तो वो उसको ओके कर देता है। तो दिस इज़ अ सिस्टम। अब ये जो ऐप है जो मैंने आपको स्टाइल बताया है, इसके अंदर क्या है कि प्रोग्राम खुद डिसाइड कर रहा है कि इसने क्या करना है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स जो कि हमने इसके अंदर गवर्न किए हुए हैं। तो जब हम ये चाहते हैं कि जो प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम खुद डिसाइड करे, डिसीजन करे, तो वो जितनी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी है उसके मुताबिक उसके ज़रिए नहीं कर सकता। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, बल्कि दो से ज़्यादा। कि सबसे पहले हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए जिसके ज़रिए वो ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन करता है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और वगैरह जिसमें मुख्तलिफ कमांड्स मल्टीपल कमांड्स के थ्रू हम देखते हैं। और दैन कंडीशंस। अगर ये तीन चीज़ें हों तो फिर हम इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहा है। तो आज जो है हम इसको देखेंगे इन तीनों चीज़ों को। सबसे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखते हैं कि जो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सेल्फ डिसीजन करे अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स जो हमने बताए हुए हैं, इसके अंदर मैचिंग वगैरह, तो ये क्वालिटी चेक हो रहा है। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, कैदर अकाउंट टाइटल इज इक्वल टू द बैक एंड सर्वर पे जो अकाउंट टाइटल क्या उसमें मैच कर रहा है, ओके फाइन। तो ये हमारे पास क्वालिटी चेक हो गया। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो वो चेक करेगा कि बैक एंड पे क्या इसके बैलेंस में इतने पैसे मौजूद हैं। तो यहाँ पर वो ग्रेटर दैन वाली चीज़ आ जाएगी कि क्या हमारा बैलेंस जो है वो ग्रेटर दैन ट्रांसफ़र मनी है इक्वल टू।
तो अगर से मैंने 50,000 भेजना है और मेरा बैलेंस ही 45 है, तो ये पीछे जो ग्रेटर दैन वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, तो वो हमें बता देगा भी आपका इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो यहाँ पर रिलेशनल चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एंड देन इस तरह मुख्तलिफ आगे डिटेल्स या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जिसमें एंड भी हो और कंडीशन भी यूज़ हो रही हैं। तो हम उसकी तरफ जाने की बजाय अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ आर रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो 6 टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ज़्यादातर से हम फेमिलियर हैं, एक दो से नहीं है, तो चलो उसको देख लेते हैं। जैसे लेस देन है, उसके लिए जो सिंबल यूज़ हो रहा है हम मैटलैब में भी वही यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन के लिए भी वही है। लेस देन इक्वल टू, तो पहले हम लेस देन का सिंबल लगाएंगे, फिर इक्वल टू। और ग्रेटर देन इक्वल टू ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आमतौर पर हम पहले इक्वल लगा कर फिर ग्रेटर देन लगाते हैं, लेकिन मैटलैब के अंदर पहले ग्रेटर देन और फिर इक्वल लगाना। तो आप इसको वर्डिंग के लिहाज से रखें कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो पहले ग्रेटर का सिंबल आएगा फिर इक्वल का आएगा। इस तरह अगर आपने सिंपल इक्वालिटी चेक करना है कि काउंट नंबर आपका मैच कर रहा है जो डाटा के अंदर मौजूद है, सर्वर के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर जो है डबल इक्वल यूज़ होगा इंस्टेड कि आप सिंगल इक्वल यूज़ करें। सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है और डबल इक्वल क्वालिटी चेक को यूज़ करता है, और इसका आंसर हमेशा येस या नो की फॉर्म में आता है। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये आपको जो आंसर देंगे आइदर ये ट्रू हो रहा है या फॉल्स, तो ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है, फॉल्स के लिए 0, जस्ट लाइक C++। और यहाँ पर जो थोड़ी सी कमांड डिफरेंट है नॉट इक्वल टू की, ज़्यादातर कमांड तो C++ जैसी ही हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट के लिए जो टैब के ऊपर आपका एस्केप के नीचे एक बटन होता है, ये एक सिंपल आप इसे कह लें मद सी जो डली हुई है, ये सिंपल यूज़ होता है, ये 1 से पहले होता है। तो आप इसको शिफ्ट दबा कर प्रेस करें तो आपको ये सिंबल आ जाएगा, वी से इट नॉट, और इक्वल टू तो हमने इक्वल लगा लिया। C++ में हम जो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, तो कोई मसला नहीं, हमने मैटलैब के मुताबिक चलना है तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो बाकी असाइनमेंट और इक्वल टू का आपको डिफरेंस पता है कि इक्वल टू जो है इसका आंसर हमेशा 1 और 0 की फॉर्म में आएगा, जबकि असाइनमेंट में हम जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर देते हैं। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं चले मैटलैब के अंदर कि ये सीन कैसे चलता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख ली जो कि 6 किस्म के हैं, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं कि x की वैल्यू है 10, तो मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 9, तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर उसने लिख दिया आंसर और साथ बता दिया कि इट इज़ अ लॉजिकल आंसर, यानी कि लॉजिकल वैल्यू है, यानी कि 1 का मतलब है ट्रू। आपने से सिंपल 1 नहीं समझना जो कि हम आम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो 1 से मुराद है ट्रू के मीनिंग में आ रहा है। और इसी तरह का मैं लिखता हूँ कि x इज़ ग्रेटर दैन 17, the आंसर इज 0, तो 0 का मतलब है कि फॉल्स, जो x की वैल्यू है ये 17 से ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा, आप डायरेक्ट जो है स्केलर को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे 15 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 71, तो ये हमें आंसर देगा। वो स्केलर में लिखें या वेरिएबल में लिखें, आपकी मर्जी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर हमने नंबर्स को चेक करना होता है, तो जो नंबर है जो बार बार चेंज हो रहा है या रिपीट हो रहा है वो वेरिएबल की फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिखी। अब यहाँ पर तो ये कि हम स्केलर 2 नंबर्स को जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। मैटलैब के अंदर तो नंबर्स के अलावा एरेज भी यूज़ होती हैं, तो क्या हम आपस में एरेज को भी कर सकते हैं चेक? तो लेट्स फाइंड आउट। मैं कोई एक एरे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 4 5, ओके फाइन, ये मेरे पास 5 नंबर आ जाएंगे। और कोई दूसरी एरे हम डिफाइन कर लेते हैं सम रैंडम कि 1 4 6 2 and 7, तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं जब लिखता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पर वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करेगा, जैसे हमने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन पढ़े हुए हैं कि एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो वो क्या करेगा? चलो मैं इसको पहले आंसर लेता हूँ, तो इसने हमें आंसर दे दिया। बल्कि यहाँ पर मुझे आपको पेन यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट एड्रेस पे जो वैल्यू है वो उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। रूल कौन सा यूज़ कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, तो क्या 1 1 से बड़ा है? नहीं, तो हमें उसके रिलेटेड 0 उसी एड्रेस के ऊपर आंसर दे देगा। सिमिलरली फिर आगे वो 2 के लिहाज से चल रहा है, तो क्या 2 जो है वो 4 से बड़ा है? नो, तो यहाँ से उसने आंसर आपको दे दिया 0। सिमिलरली आगे 3 6 से बड़ी है? नो, उसने हमें आंसर दे दिया 0। इस तरह उसने हमें 4 को चेक करने के लिए कहा है, तो क्या 4 2 से ग्रेटर है? यस,
तो उसने हम आंसर दे दिया ट्रू। इस तरह 5 को चेक कर रहा है आगे, तो 5 ग्रेटर देन 7 नो, ये हमें दे दिया। तो दैट मीन जो हमने मैटलैब में एरेज ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, हम तमाम चीज़ें उसी के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं। सिमिलरली हम आगे जब वो पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सीन कि x इज ग्रेटर देन y, और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितने नंबर्स y के जो हैं या x के कितने नंबर जो हैं वो y से ग्रेटर हैं, अगर मैं उनकी तादाद पता करना चाहूँ तो वो भी फाइंड आउट हो सकती है कि यार कितने लोगों ने इस टेस्ट को पास किया। आप ये समझ लें कि चले हम एक एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि वी हैव सम स्टूडेंट्स नंबर्स, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, या सब्जेक्ट ए के मार्क्स हम कर लेते हैं एस ए मार्क्स, दैट इज इक्वल टू सम 55, 67, सम रैंडम वैल्यूज 27। ये हमने सब्जेक्ट ए के अंदर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ओके फाइन। इस तरह सब्जेक्ट 2 के अंदर हम कंपैरिजन एक्चुअली करना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट ए के मार्क्स सब्जेक्ट बी के लिहाज से ज़्यादा आए हैं कि नहीं, बच्चों के किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं कुछ रैंडम वैल्यूज लगा देता हूँ एंड दिस वन। ओके जी, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बी के मार्क्स आ गए हैं। स्टूडेंट वाइज स्टूडेंट 1 के 55 सब्जेक्ट ए के अंदर हैं, जैसे स्टूडेंट 2 के 67 एंड सो ऑन। जैसा सब्जेक्ट बी के अंदर स्टूडेंट 1 के 45 हैं, स्टूडेंट 2 के 98 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ चेक सब्जेक्ट ए के मार्क्स ग्रेटर दैन सब्जेक्ट बी के मार्क्स। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट ए में ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं और जो थर्ड स्टूडेंट है उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं। और अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट ए में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बी, जस्ट मुझे उनकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट जो आंसर आ रहा है उसके ऊपर सम की कमांड लगा दें, सम आंसर एंड इट्स 2। तो यहाँ से मैं ये इसका मीनिंग निकाल सकता हूँ कि 2 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट ए में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्ट बी। अब ये तो बात ही कि अगर आपने फाइंड आउट करना है कि कोई चीज़ कितने लोगों ने इस टेस्ट को, इस चेक को, यानी कि जो क्वालिटी यहाँ पर हमने लगाई है कंडीशन को पास किया कि नहीं, एक्चुअल मीनिंग ये है। बाकी इसका मीनिंग आप जो मर्जी बना लें, सब्जेक्ट के लिहाज से तो सब्जेक्ट के लिहाज से आ रहा है, अगर हाइट के लिहाज से तो आप हाइट के लिहाज से कर सकते हैं। इट्स अनदर थिंग। व्हाट इफ कि मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वो वैल्यूज़ मेरे पास आए जो कि इस टेस्ट को पास कर रही हैं सब्जेक्ट ए की, जैसे ये 55 है और ये 89। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर आया था, ये जो वेक्टर है इसको हम पुट कर दें उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये कि लॉजिकल वेक्टर को हमने किसी के अंदर स्टोर करवाना। लेट्स से y इज इक्वल टू आंसर, तो अब जो है सब्जेक्ट अंडरस्कोर ए और उसके अंदर मैं ये लॉजिकल वेक्टर को पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वो वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो पहले हमने क्या किया, 2 चीज़ें हमने सीखी कि अगर आपने ये चेक करना हो कि टोटल नंबर कितने स्टूडेंट्स ने या कितने जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन्होंने इस चेक को पास किया है या उसकी वैल्यूज़ ट्रू आई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास लॉजिकल वेक्टर आया है 1 zeros की फॉर्म में, उसके ऊपर आप सम की कमांड लगा दें, तो आपको नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ पता चल जाएंगी कितनी वैल्यूज़ ने इस चेक को पास किया है। और अगर आप एग्जैक्ट वो उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिन्होंने इस जो कंडीशन है इसको पास किया या इसकी कंडीशन के फॉर्म में उनका आंसर यस आया है, तो फिर ये है कि आपने ये जो आपके पास लॉजिकल वेक्टर आ रहा है इसको आपने जो भी गिवन आपका फर्स्ट वेक्टर था उसके इंडेक्स में लिखते रहें। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि आमतौर पर हम किसी भी वेक्टर की एड्रेसिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो s_a और उसके नाम कोई वेक्टर लिख देते हैं, वो है इंडेक्स के लिहाज से, जैसे 2, 3 एंड जस्ट 2, 3 लिखते तो हमारे पास आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर तो हम पुट कर रहे हैं जो 1 सेकेंड दिस वन, लेकिन यहाँ पर तो हम पुट कर रहे हैं लॉजिकल वेक्टर। तो ये लॉजिकल वेक्टर के लिहाज से थोड़ी सी पोजिशनिंग डिफरेंट है और इंडेक्सिंग के लिहाज से डिफरेंट है।
यहाँ पर जस्ट वो ये बता रहा है कि किस इंडेक्स के ऊपर आंसर हमारा 1 आ रहा है, वो वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम इधर लिखते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप इसको s_a लिखेंगे और इसके अंदर आप वेक्टर लिख दें 0 and 1, या हम 2 दफ़ा लिख दें 1 1, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स को ही लिख देगा, जबकि यहाँ पर जो है पूरे का पूरा लॉजिकल एरे लिखा जाता है। या इन अदर सेंस अगर मैं इसके अंदर इस तरह लिख दूँ, लेट्स ट्राई आउट के अगर मैं सिर्फ 0 और 1 लिख दूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर वो एरर दे देगा तो भाई 0 तो इंडेक्स ही नहीं है, भाई आप कहाँ से लिख रहे हो। इसलिए ये गलती नहीं करनी कि आप उसे मैनुअली लिखें, जो लॉजिकल एरे आ रही है उसी को आपने उस वेरिएबल को या उधर से वैल्यूज़ को कॉपी करके आपने पेस्ट करना है। और सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि लॉजिकल एरे जो होता है, जो वेक्टर हम इंडेक्स में पुट करते हैं, वो जितनी वैल्यूज़ उस वेक्टर के अंदर होती हैं उस हिसाब से उतनी ही लेंथ उसकी होती है, वो कभी भी शॉर्ट लेंथ नहीं होता। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने 2 और 3 लिखा है तो लेंथ क्या होगी 2, जबकि यहाँ पर तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 5। एक तो सिंपल एड्रेसिंग इंडेक्सिंग के अंदर और लॉजिकल एरे में ये फ़र्क है। तो होपफुली आप इसका ध्यान रखेंगे, कभी भी इसको मैनुअली लिखना, वरना उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। और लॉजिकल वेक्टर का हमें कैसे पता चल सकता है कि ये हमेशा आंसर आएंगे 0 और 1 की फॉर्म में। अब इंडेक्स के अंदर तो कभी 0 यूज़ हो नहीं सकता है, तो अगर किसी जो एरे है उसके अंदर हम 0 और 1 यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये लॉजिकल एरे ही है। और सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि लॉजिकल एरे के लिए जो उसकी लेंथ है वो ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होती है। दैट्स इट। ये 2 निशानी है जो मैंने आपको बता दी, और जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब ये तो था कि हमने एरेज को कंपैरिजन किया। व्हाट इफ कि अगर मैं किसी एरे को किसी एक खास सिंगल नंबर से ही कंपैरिजन करूं तो फिर क्या होगा। जैसे हम एरेज के अंदर हमने सीखा हुआ है कि एक ही नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या कंपैरिजन में भी कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं कि जैसे सब्जेक्ट ए के मार्क्स ही हैं, जिसको मैंने सेव किया हो तो इसी को लेकर चलते हैं, और हम इसके अंदर चेक करते हैं कि कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 70 से अबव आए या 60 से अबव आए लेट्स से। तो ये चलें लेस देन कर लेते हैं, ग्रेटर देन की एग्जांपल हो गई, कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं लेट्स से 65 से कम आए। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट ए लेस देन, चलें इक्वल टू भी कर देते हैं 65। तो बिल्कुल वो क्या करेगा, उसने 1 बाय 1 जिसना नंबर्स को 1 सेकेंड, तो पहले क्या होता था कि एरेज को 1 बाय 1 का कंपेयर करता था दोनों एरेज को, लेकिन जैसे हमने बैक एंड पे पढ़ा हुआ है कि अगर सिंगल नंबर हो तो वो तमाम एरे के वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन होता है। तो उसने क्या किया, 55 को 65 से कंपेयर किया। अच्छा जी, क्या ये वैल्यू उससे छोटी है, ओके फाइन ट्रू, उसने इधर आंसर ट्रू लिख दिया। फिर उसने 67 को 65 से कंपेयर किया 1 बाय 1, क्या ये से वैल्यू छोटी है, नो, उसने इसका आंसर 0 लिख दिया। 89 नो, उसने इसका आंसर 0 लिख दिया। 34 छोटी है जी 1, 27 1। तो जैसे क्या हमें समझ आई कि हम जो एक एरे है पूरी की पूरी, चूँकि ये एक असास है मैटलैब कमांड की प्रोग्रामिंग की, बेस है आप समझ लें, तो उसके ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पर ये कि अगेन वही फार्मूला कि कितने वैल्यूज़ अगर हमने फाइंड आउट करना है कि कितने जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कि 65 से स्मॉलर देन है, तो हम सम कमांड भी लगा सकते हैं। तो सम, बल्कि पहले इस लॉजिकल आंसर को सेव कर लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू आंसर, मुझे इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई विल यूज सम एंड y, 3 स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स 65 से कम आए। अब वो कौन से स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो वी कैन राइट s_a, यानी वो कौन से नंबर्स हैं, तो आई कैन राइट y, लॉजिकल एरे पुट करूँगा तो ये भी है। एक सेकेंड वे भी है कि कितने लोगों ने इस टेस्ट को पास किया है या कितने लोगों के मार्क्स 65 से कम है। तो ये है कि अगर आप वो एग्जैक्ट वैल्यूज सबसेट निकाल लेते हैं, तो अगर आप उसके ऊपर लेंथ कमांड लगाएं तो फिर भी आपके पास वो नंबर ऑफ पर्सनस आ जाएंगे जिनके मार्क्स इससे 65 से कम है। तो लेंथ कमांड भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। लेंथ आंसर दैट इज़ इक्वल टू 3, लेकिन जो कि सम वाला ज़्यादा इजी है, इट्स अप टू यू, वरना उसके लिए फिर आपको पहले वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी और फिर आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम मज़ीद एग्जांपल को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहें तो वो इस तरह भी हो सकता है कि लेट्स से वी हैव अ नंबर स्टूडेंट्स s इज़ इक्वल टू
और वो कुछ हम रोल नंबर्स लिख लेते हैं कि रोल नंबर 2 है, फिर उसके बाद 5 आ गया रोल नंबर, दैन उसके बाद 7, फिर 9 और 10। तो दीज आर द रोल नंबर्स। और उसके बाद उनके मार्क्स आए हैं, और फिर उसके बाद हमने चेक किया है कैसे अंडरस्कोर ए इज़ ग्रेटर दैन 65। तो ये मेरे पास लॉजिकल अरे आ गई। आई नीड टू फाइंड आउट कि कितने बच्चों के आए हैं, तो वी कैन यूज़ अ सम कमांड। अब जो है कि एग्जैक्ट हमने फाइंड आउट करना है कि कौन से बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो इसके अंदर ये है कि हम बजाय ये जो लॉजिकल अरे है, चलें इसको मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू आंसर, एक हम इसको लेकर चल रहे हैं। ये जो लॉजिकल अरे है, बजाय कि मैं इधर वैल्यूज़ में पुट करूँ एस ए में, अब मुझे चाहिए कौन से रोल नंबर्स का आया, तो मैं उसको ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर में भी पुट कर सकता हूँ, जैसे कि लाइक दिस एस एंड वाई। तो ये मुझे बता देगा कि कौन से जो स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर्स हैं, उन्होंने 65 से ज़्यादा मार्क्स लिए। तो यहाँ पर हमें पता चला रोल नंबर 5 ने और रोल नंबर 7 ने मार्क्स ज़्यादा लिए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो लॉजिकल अरे है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वेक्टर के अंदर पुट कर सकते हैं, आपने उससे अगर मीनिंग बनाना तो। जैसे यहाँ पर मुझे चाहिए था कि मुझे वो नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे वो रोल नंबर्स चाहिए कि किन बच्चों ने वो टेस्ट पास किया है। लेट्स से हमारा क्राइटेरिया 65 है, तो मैंने वो जो लॉजिकल अरे है वो जो रोल नंबर वाला वेक्टर था या रोल नंबर वाली अरे थी उसके अंदर पुट कर दिया, तो मेरे पास वो रिजल्ट आ गया। क्योंकि दोनों जो एस है उसी के कंपैरेटिवली हमने एस ए लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंगली। तो जो एस ए से 55 मार्क्स आए तो वो रोल नंबर 2 के ही आए हैं, वो किसी और के नहीं आए। इसी तरह जो 67 मार्क्स हैं वो रोल नंबर 5 के आए हैं, वो और किसी के नहीं आए। तो आप ये वाली स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। और सिमिलरली कुछ ये जो सेम स्ट्रेटजी है ये हम जो है बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमेशा येस या नो की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई नंबर चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो मैटलैब के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन कमांड है इज़ प्राइम। तो आई विल चेक इज़ प्राइम 10, द आंसर विल बी 0। तो ये लॉजिकल आंसर आ रहा है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये इसका मीनिंग है नो। तो सिमिलरली अगर मैं इसको किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दूँ, लेट्स ए इज इक्वल टू, बल्कि रैंड आई की बजाय मैं जस्ट वैल्यूज लिख देता हूँ, बंच ऑफ वैल्यूज जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके जी, ये मैंने एक से लेकर 10 तक वैल्यूज लिख दी हैं। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इज प्राइम, क्या ये नंबर्स प्राइम है कि नहीं। तो मैं वेक्टर ए के ऊपर अप्लाई कर दूँ। बिल्ट इन कमांड्स स्केलर्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर और जो एरेज हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। तो दिस इज आवर लॉजिकल एरे। इसका कुछ नंबर्स का आंसर 1 यस आया और कुछ का 0। अब मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम हैं। तो जैसे क्या करूँगा, जो ए वेक्टर है उसके एड्रेस में हम ये लॉजिकल वेक्टर अरे पुट कर देंगे। तो आई गॉट द रिजल्ट 2 3 5 7। और अगर मैं चाहता हूँ कि कितने नंबर जो हैं वो प्राइम हैं, तो आई कैन यूज़ द लेंथ कमांड। ओके, लेंथ, और जो भी हमारे पास आंसर आया, तो 4 जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 10 तक के अंदर प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी कि ये जो कंसेप्ट है, जो ये हम लॉजिकल अरे को पुट करते हैं, वेक्टर को पुट करते हैं किसी भी जो ऊपर दूसरी अरे के अंदर, वो सिर्फ ये नहीं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में यूज़ होगा, वो आप बिल्ट इन फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बिल्ट इन फंक्शन जिनका आंसर यस या नो की फॉर्म में आता है। तो दिस इज़ इट। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप हैंड रेज करें, हम उसको पूछ लेते हैं। जी 1 बाय 1 जी 82 आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी 82 अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। यस सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। सर आपने ये जो क्वेश्चन किए हैं ये आपने मतलब 1 1 जो ट्रू वैल्यूज़ थी उनको देखने के लिए कि मतलब हमारी जो ट्रू वाली वैल्यूज़ है उनके ड्रेसिंग की तरह और ये वाला, और अगर हमने फास्ट वाला मीन्स के 0 को चेक करना हो कि 0 कितनी है और इस तरह से मीन के जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही वो वाले पॉइंट्स हमें देखने हो। ओके गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन।
कि क्या है कि अगर हमने ये जानना चाहें कि कौन से लोगों ने इस कंडीशन को पास नहीं किया, दिस इज द केस, है ना? एम आई करेक्ट? यस सर। चले गुड, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। ओके जी, इसके अलावा 26 को भी मैं अनम्यूट करता हूँ जी। 26 मैं एक दफ़ा पहले सारे क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसके आंसर कर देता हूँ जी। 26 जल्दी से आप भी क्वेश्चन करें। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है। ओके गुड। 102 आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। सर इसमें तो हमने जस्ट एक कंडीशन चेक की ना 65 से किसके से आता है ये जी। तो अगर हमें जस्ट हाईएस्ट और लोएस्ट फाइंड करने हो तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, अगर सिंपल हमने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ ना कि कोई भी एरे है, अगर उसके अंदर हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी तो वी कैन यूज द मैक्स कमांड, और अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करनी तो वी कैन यूज द मिनिमम कमांड, तो यू कैन यूज दैट। नहीं, रोल नंबर के साथ कैसे फाइंड होगी फिर? जैसे अभी एक अरे के अंदर हमने रोल नंबर लिखे और दूसरे में हमने जो है वो सारे नंबर्स लिख दिए। नहीं, उसके अंदर फिर हमने पढ़ा हुआ ना कि वी कैन यूज द इंडेक्स फॉर्म ना, मैक्स और आगे फिर हम आई लिखते थे, और फिर उस इंडेक्स को जो ऊपर वाला जो भी एरे होता था उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते थे, तो हम वो इंडेक्स सिस्टम को यूज कर सकते हैं, वो हमें एग्जैक्टली बता देगा कि कौन सी वैल्यू है। जस्ट यहाँ पर क्या है कि आप ए की बजाय जो एस ए की बजाय आप एस में वो इंडेक्स पुट करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। ये तो हमने क्वेश्चंस किए हुए ना कि जो फंक्शन की वैल्यूज है तो उसके कंपैरेटिवली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन से एंगल पे आ रही है, तो हम क्या करते थे, फंक्शन की वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, उसका इंडेक्स फाइंड आउट करते थे, और वो वाला इंडेक्स हम थीटा के फंक्शन के अंदर पुट कर देते थे, थीटा के एरे के अंदर पुट करते थे, तो हमारे पास आंसर आ जाता था। वो केस हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ओके जी, आप चलते हैं जो दो बच्चों ने क्वेश्चन किया विच इज़ अ वेरी जेन्युइन वन, कि हम अगर ये जानना चाहें कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो हम इसी चीज़ के लिए लगाते हैं कि भाई वो उसको फॉलो कर रही है या नहीं, फॉलो करने के लिहाज है। फॉर एग्जांपल मैं इधर दोबारा ऐसे की एक एग्जांपल ले लेता हूँ, s_a चूँकि हमने इसके मार्क्स पढ़े हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई एस ए इज़ ग्रेटर दैन 65, तो यानी यहाँ पर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कौन से नंबर 65 से ज़्यादा आए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कौन से नंबर 65 से कम आए, तो भाई मुझे ग्रेटर दैन लगाने की जरूरत नहीं है, आई हैव टू यूज स्मॉलर दैन, आई गॉट द रिजल्ट। और अब उसके बाद आप एस ए के अंदर भाई लॉजिकल वेक्टर लगा दो, दिस इज अ केस, काम फिनिश। तो हमें बता देंगे कौन से जो वेक्टर्स हैं वो 65 से कम है। तो हमारे पास कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद है, ग्रेटर है ना तो उसका अपोजिट है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है उसका अपोजिट है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसका अपोजिट है स्मॉलर देन, अगर ग्रेटर देन है तो उसका अपोजिट है स्मॉलर देन इक्वल टू, एंड सो ऑन। तो एक तो सीन ये कि आप ये यूज कर सकते हैं। सेकंड कि अगर मैं यहाँ पर जो है कहता हूँ कि नहीं भाई मैंने तो इधर से ही आंसर निकालना है, कि मैंने कंडीशन लगाई है एस इज लेस देन ए, लेकिन आई हैव टू फाइंड कि कौन से लोग 65 से ग्रेटर था, तो नहीं बनती। लेकिन लेट्स से इफ वी हैव टू डू दिस तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ है फिर ये जो लॉजिकल अरे है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस सिस्टम को समझ लें, ये जो लॉजिकल अरे है जब हम इसे किसी भी वेक्टर के इंडेक्स में लिखते हैं तो ये हमेशा आंसर ट्रू वालों का देता है, फॉल्स वालों का नहीं देता। तो मेन एम क्या होगा, फिर हमने इसको रिवर्स करना, यानी कि जहाँ पर ट्रू है उधर ऑफ कर दें, फॉल्स कर दे, और जहाँ पर फॉल्स है उसको ट्रू कर दें। अब ये कैसे किया जाए, तो यहाँ पर फिर ये है कि आगे हमने इधर अभी रिलेशन में तो नहीं है, लॉजिकल में पढ़ना होता है, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं नॉट, जैसा नॉट इक्वल टू है ना, इस तरह इसको हम रिवर्स करते हैं। तो चलें, अब वो तो आगे पढ़ना था लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। लेट्स से एस इज लेस देन 65 और मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू आंसर एंड देन आई राइट नेगेशन y। तो अब क्या हुआ, उसने ये नेगेशन होता है नॉट, यानी कि नॉट का मीनिंग क्या है, अगर आप उसे लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए हैं डिस्क्रीट में, C++ में भी, तो ये क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब मेरे पास जो है वो रिवर्स प्रोसेस आ गया कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि 65 से ग्रेटर हैं। अब मैं इस लॉजिकल ऑपरेटर जो एरे है इसको उस मैट्रिक्स में पुट करूँगा। चलें, यहाँ पर मैंने आंसर जो कि आया हुआ था उसके अंदर, तो दिस इज़ द आंसर 67 और 89। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। बेटर वे क्या है कि आप भाई कमांड को ही चेंज करते हैं,
जो प्रोसेस है उसके मुताबिक चलें, उल्टे सीधा चलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये तो क्वेश्चन यही होगा कि सर मैक्सिमम की कमांड है, तो व्हाट इफ हम मैक्सिमम की कमांड से मिनिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इट इज़ द सेम केस कि हम बताएंगे कि नहीं भाई मैक्सिमम है, अच्छा फिर पहले तमाम वैल्यूज़ को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, फिर आप मैक्सिमम फाइंड आउट करो और फिर उसको अगेन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। तो भाई मिनिमम की कमांड अगलों ने बनाई हुई है भाई, यू कैन यूज़ दैट। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर कभी हो जाता है कि हमें प्रोग्रामिंग किसी बच्चे की चेक करनी है कि इसको कितना आता है, तो वी कैन यूज़ दिस केस। तो उसके अंदर फिर हमने जो बेसिक उसका सिस्टम जिस अप्रोच के तहत वो चल रहा है, अच्छा ट्रू की वैल्यूज़ को वो आंसर देता है, हम इसे फॉल्स कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन क्या थी, स्मॉलर देन की बजाय वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। और फिर हम उसको चाहे एस ए में पुट कर लें या अगर आपने रोल नंबर वाले में पुट करना है तो यू कैन यूज़ दैट कि कौन से रोल नंबर्स में। ओके, चूँकि अब मैं यहाँ पर आंसर नहीं यूज़ कर सकता चूँकि वेरिएबल चेंज हो गया, मैं डायरेक्ट नेगेशन वाई ही लिख देता हूँ। तो चलें जी, रोल नंबर्स भी आ गए 5 और 7। तो होप सो ये आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आप मुझे जो आप फीडबैक दे सकते हैं, अगर मज़ीद कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क। जी 26 सॉरी मुझे गला थोड़ा सा हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये है कि द क्वेश्चन इज कि हाँ कि अगर हमने ये चेक करना कि वो प्राइम नहीं है। ओके गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, यूजुअली वैसे क्वेश्चन यही होता है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, लेकिन बिल्कुल ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन से नंबर्स प्राइम नहीं है, तो फिर हमें नेगेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वी कैन यूज़ द कमांड, लेट्स से ए हमारे पास था 1, चलो मैं तक लेकर बल्कि एग्जांपल ही कर लेते हैं इधर। तो देखा क्वेश्चन करने से नई चीज़ें भी पता चलती हैं, इंसान का जो वीएन है वो थोड़ा सा चेंज होता है कि लेट्स से वी हैव टू फाइंड द इज प्राइम कमांड। तो इज प्राइम, ओके फाइन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 to 10। तो फिर आप क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू यूज़ द नेगेशन, या फिर ये कि पहले हमें ये वेक्टर को डिफाइन करना चाहिए ताकि हमारे पास वो वेक्टर्स भी आएँ जो वैल्यूज़ हैं। तो a इज इक्वल टू 1 to 10, मैंने आई लिख दिया सॉरी, 1 to 10, एंड देन नेगेशन इज प्राइम, या आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं बजाय कि आप 2 स्टेप्स में करें। यू हैव द लॉजिकल अरे और इसके अंदर पुट कर दें। तो ये आपको बता देगा ये वाले नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर्स नहीं है। चलिए गुड, तो दोनों टेक्निक्स हमें पता चल गई इसी क्वेश्चन के थ्रू, बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा और कोई इसमें प्रॉब्लम या ना समझ आई हो? तो एक जो मेन चीज़ है इसके अंदर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, एक बात रह जाती है इसके अंदर कि भाई इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या था। जैसे ज़रूरी तो नहीं कि हम सिर्फ 2 ही नंबर्स को कंपैरिजन करें, हम एक्सप्रेशंस को भी तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 to 10 एंड y इज इक्वल टू 2 का इंक्रीमेंट, और ये कहाँ तक जाएगा, 10 वैल्यूज़ हमें चाहिए, आई थिंक 22 तक। ये ज़रा चेक कर लेते हैं कि भाई दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, एक की 10 आ रही है और एक की 11 आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट को जो है 2 को 20 तक कर लेते हैं, दैट्स इट। तो अब जो है हमें पता चल गया कि दोनों जो वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ 10-10 ही है, 110 और y की भी 110। चल, तो रिलेशन में हमेशा याद रखना है कि अगर आपने 2 एरेज का कंपैरिजन करना है तो दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। लेंथ डिफरेंट होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर एरर आ जाएगा। जैसे मैं x को कंपेयर करता हूँ, x इज़ ग्रेटर दैन कोई वेक्टर हम खुद लिख लेते हैं 2 3 4, तो कह रहा है मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर बात करता कि यहाँ पर एक्सप्रेशन भी तो हो सकते हैं, तो आई कैन राइट x प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन y डिवाइड बाय 3। कुछ आप कम्प्लेक्स सा भी लिख सकते हैं इसके अंदर। वी कैन यूज़ द साइन कमांड, चलें साइन लिख लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं कॉस, देखते हैं क्या बनता है। सो कॉस फंक्शन एंड साइन फंक्शन, अगेन वी गॉट द आंसर।
लेकिन अब प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है भाई, क्या पहले ग्रेटर दैन यूज़ हुआ है, क्या पहले कॉस्ट यूज़ हुआ है, क्या पहले एडिशन वगैरह यूज़ हुए हैं। तो जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था, जो हमारा प्रीवियस जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो हमें पता है कि भाई सबसे पहले तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ओके फाइन, सेकंड पे फिर ब्रैकेट्स होती हैं, थर्ड पे फिर एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, वो हमने सारा चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा सबसे लास्ट में होता है, यानी कि एडिशन के बाद। और वो बात ठीक भी है कि भाई पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पहले कंप्यूट होना चाहिए, फिर ही कंपैरिजन होगा ना। ये तो नहीं है कि पहले मैं फॉर एग्जांपल x+2 लिख रहा हूँ एंड ग्रेटर दैन y+3, तो वो जनाब 2 को पहले y से कंपैरिजन कर लें और फिर उसके बाद उसमें नंबर्स वगैरह ऐड करें, तो काम ख़राब हो जाएगा, फिर तो आंसर 1 और 0 के फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो जो भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नीचे आते हैं, इनका लेवल उनसे एक स्टेप लो है, ये सबसे लास्ट में, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होंगे। ओके जी, तो ये सारा लेक्चर था आज रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में। आप जो है इसको थोड़ा सा बुक से भी पढ़िएगा, और अगर इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन या कुछ मजीद की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई नई चीज़, जैसे एक दो बच्चों ने साथ ही सवाल पूछ लिया नेगेशन के लिहाज से, तो कुछ और भी क्वेश्चन आपके जहन में राइज हो सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में राइज हो काइंडली आप नेक्स्ट क्लास में पहले पूछ लें। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि वी हैव टू डू द बूलियन अलजेब्रा या लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल को हम बूलियन भी कहते हैं, जिसके अंदर हम वो टेबल वगैरह बनाते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों को कैसे हम मिक्स कर यूज़ कर सकते हैं। और फिर उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द कंडीशंस, जो कि इफ एल्स और लूप्स वगैरह, उसको हम देखेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें हमने C++ में पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैटलैब के लिहाज से जितने इसके एस्पेक्ट्स हैं वो तमाम आपके सामने कवर अप कर दिए हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चंस करके भी कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। और अगर मज़ीद किसी के जहन में भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, नहीं तो ये आज का लेक्चर फिनिश।